हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और भैया जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। बिल्कुल भाई। राकेश कुमार, किसकी तैयारी चल रही है? ओके भाई, पूछ लो, आपस में बात कर लीजिए, तैयारी किसकी कर रहे हो। एक बार जल्दी से जितने भी भाई लाइव है सबसे पहले कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। सभी को नमस्कार। कालूराम भाई राधे राधे। और एक बार भैया हरकेश भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम रेलवे 2024 का पेपर नंबर 31 करेंगे दोस्तों। इससे पहले 30 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी नया है तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पर जाना, वहां पे एक प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने 30 पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। आज होगा पेपर नंबर 31। और इसके साथ साथ आज का जो पेपर होगा ये टेक्नीशियन 2024 ग्रेड थर्ड का पेपर नंबर 16वां है दोस्तों। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 16वां पेपर है। इससे पहले 15 पेपर हम लोको पायलट के कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे भाई, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आप बिल्कुल एकदम जीरो लेवल के साथ विज्ञान तैयार कर सकते हैं और 100% दावे के साथ कह रहा हूं, पूरा एनसीईआरटी यहां से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं 10वीं का एक एक चैप्टर हम लाइव आपको पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लास का जो टाइम है वो है इवनिंग में 6 से 7। दोस्तों, इस बैच की जो फीस है वो 399 रुपए है और यहां पर आपको मिलने वाली है 1 साल की पूरी कंप्लीट वैलिडिटी। लाइव बैच के साथ साथ आपको इसमें हम रिकॉर्डेड बैच भी डाल रहे हैं। लाइव तो चल ही रहा है, लाइव के साथ साथ हम इसमें रिकॉर्डेड बैच भी डालेंगे। इस बैच पर आपको 100 रुपए की छूट अतिरिक्त दी जा रही है। मतलब आप इस बैच को 399 की बजाय 299 में ले सकते हैं। 100 रुपए का अतिरिक्त छूट आपको यहां पर दी गई है। ये मेरे हाथ से लिखी गई बायोलॉजी की किताब है। इसको आप हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। ये हाथ से लिखी गई फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब है। कहने का मतलब, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इनको देख रखा है किताबों को, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। अगर किसी को यह देखना हो कि किताब कैसी लिखी गई है, इसमें कैसा मैटर है, तो इसके लिए मैं आपको 10-20 पेज भेज दूंगा। आप उन 10-20 पेजों को पढ़कर 30 पेज भेज दूंगा। आप 30 पेज को पढ़कर इसका रिव्यू कर सकते हो कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि मैटर कैसा है, लिखावट कैसी है। हाथ से लिखी गई किताबें हैं दोस्तों। जी हां, ये प्ले स्टोर पे जाकर डाबरा क्लासेज जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इसको अपने घर मंगा सकते हो। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आज का पेपर है 28/12/2024 सेकंड शिफ्ट का पेपर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने का रीजन है, कहीं पे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से लाइट की कटौती है। फिर भी इन्वेटर से लाइट चल रही है, जहां तक चलेगी, जितने समय तक चलेगी, हम आपके साथ में है। और जब इन्वेटर भी कह देगा कि मैं भी नहीं चलूंगा, तो क्लास को फिर हम रोक देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। हाँ भाई, चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल समय नहीं भी खराब करो तो भी हर स्टूडेंट्स का सही है ये क्वेश्चन का जवाब। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है और उसके लिए आयोडीन जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है मेरे प्यारे भाई, और गले में इस ग्रंथि का आकार जो है
एच के आकार के जैसी ग्रंथि होती है और इसी थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो थायराइड ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जिसका वजन लगभग 20 से 25 ग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, लेकिन लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। यह है अंतःस्रावी ग्रंथि, जहां से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है और इसी से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है? नर जनन तंत्र मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, नर जनन तंत्र वृषण उदर गुहा में होते हैं? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अंदर जो टेस्टिस या वृषण जो होते हैं ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? नहीं मेरे भाई, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम होना जरूरी है, ज्यादा नहीं। बी ऑप्शन गलत। शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है? नहीं, शुक्राणु का जो निर्माण है वो टेस्टिस या वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर डी, वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। सही बात है, पुरुषों का मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि हमारे टेस्टिस या वृषण से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 सही जवाब होगा डी। बिल्कुल भाई राजवीर भाई, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दोस्तों यह है अवतल दर्पण, यह है इसका फोकस बिंदु, यह है पोल, यह है इसका फोकस बिंदु। क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी गई है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो डाबरा सर का विद्यार्थी होगा, यह बात हो रही है स्थिति नंबर 6 की। तो इससे में इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। सही कर लीजिए अपने जवाबों को प्यारे विद्यार्थियों। ये स्थिति नंबर 6 की बात की गई है। क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखनी है, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है। स्थिति नंबर 6 की बात हुई है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 4, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र। प्यारे विद्यार्थियों, गैर जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। ये लाइन सही है प्यारे विद्यार्थियों। गैर जैव निम्नीकरणीय, मेरी बात को आप समझिए, गैर जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं इसके अंदर आते हैं प्लास्टिक है, रबड़ है, कांच है। अगर ये हमारे इकोसिस्टम में रहेंगे तो मेरे भाई पूरा सिस्टम प्रदूषित होगा। इसके अलावा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, नहीं होते हैं। ये जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित नहीं होते हैं। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कभी भी पर्यावरण में उपस्थित नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये आपका केवल कथन ए सही है, केवल पहला कथन यहां पर सही है। चेक करिए, दूसरा कथन तो गलत है। गैर जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है ये जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते। कांच है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ऐसे कैसे पड़ी रहती है। एक ही सही है। जितने भी भाई लाइव है सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और जो जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना उसके गोला लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। वेग मीटर प्रति सेकंड बटे में सेकंड। सही जवाब होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सेकंड को ऊपर ले आइए। सही जवाब होगा मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इनवर्स में, सेकंड स्क्वायर इनवर्स में। ऑप्शन नंबर बी। नहीं मेरे भाई, मीटर ऑप्शन में ये होता, या तो ये होता, लेकिन ये नहीं दे रखा तो इन्होंने सेकंड को ऊपर ले लिया। भाई माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर वी पकड़िए। क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो मेरे भाइयों, कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैद्युत अवघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। मेरे भाई अभी जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों, कल की क्लास में हमने बताया था विद्युत अवघटनीय अपचयन के द्वारा कौन सी धातु निकाली जाती है। दोस्तों देखिए, जो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है उन पर भर्जन विधि लग जाती है, मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातु पर निस्तापन और भर्जन दोनों लग जाते हैं, कार्बन के साथ अपचयन कर देते हैं। लेकिन यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत अवघटनीय अपचयन के साथ में हम किसको फिल्टर करते हैं, वो है हमारे पास में उच्च अभिक्रियाशील वाली धातु। ना, चांदी नहीं, चांदी पर नहीं लगता विद्युत अवघटनीय अपचयन, चांदी पर नहीं लगता भाइयों। नहीं दोस्तों, सही करो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सही करिए। ये उच्च अभिक्रियाशील वाली धातुओं पर लागू होता है ये नियम। छठे क्वेश्चन का सही जवाब होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यही तो कहा है, यांत्रिक ऊर्जा में दूसरी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, कौन सा यौगिक बनेगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ में अम्ल लिया जा रहा है HCl। मैं बात करूं तो धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ हो रही है, धातु ऑक्साइड है ये धातु। NCERT कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर में अभी क्रिया है, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया कराई जा रही है, तो लवण बनेगा बोले तो कॉपर क्लोराइड बनेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और साथ में कॉपर क्लोराइड के साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा के 2 क्लोरीन। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर बनेगा कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड क्लोराइड इसको बोला जाएगा, कॉपर सेकंड क्लोराइड इसे बोला जाएगा। यह है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया। प्यारे विद्यार्थियों, जब धातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करा रहे हैं तो लवण बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है, यहां पर जल बन रहा है, तो वो लवण पूछ रहा है, ये बनेगा कॉपर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9, सीधा क्वेश्चन है एकदम। खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका को माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर, प्यारे विद्यार्थियों, अंतःप्रदपी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक है खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका, एक है चिकनी अंतःप्रदपी जालिका। तो वो खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका खुरदरी क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के कण लगे होते हैं, दोस्तों। खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका खुरदरी क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के कण लगे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो पीओपी का सूत्र लिख लीजिए। पीओपी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु, ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला है। आपने सुना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब जिप्सम को, मेरे दो ध्यान से सुनना, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, केल्विन डिग्री सेल्सियस नहीं, जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से 1.5 जल के अणु निकल जाते हैं और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टूटी हुई हड्डियों, प्लास्टर ऑफ पीओपी चढ़ा देते हैं, टूटी हुई हड्डियों को फिक्स करने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 11,
वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। ध्यान से सुनिए। देखिए अब पेपर नंबर 31 में चल रहा है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो सच बता रहा हूं, अब चाहो तो ऐसी कंडीशन आ चुकी है जब आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन मात्र और मात्र कुछ मिनटों में कर सकते हो। अब आप उस कंडीशन पे आ चुके हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, आपको पता है न्यूटन की गति का पहला नियम जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व क्या है? जो गति का क्या करता है? विरोध करता है। कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, ये यहां रुका हुआ, ये गति का विरोध करेगा। किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। और कुछ नहीं हो, एक बात जरूर याद कर लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके जड़त्व की माप भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप एक चीज सोचो, थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं, आप में से सच बताना ईमानदारी के साथ, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे 31 पेपर शुरू से कर रहे हैं? सच बताइए ईमानदारी से, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे 31 पेपर करते हुए आ रहे हैं? प्रिया आ रही है, ठीक है, अमित पटेल है, इंजीनियर राज मीणा शुरू से जुड़ रहा है, एक जोधपुर से भाई जुड़ रहा है, सैनी भाई, राजवीर बिल्कुल शुरू से जुड़ रहा है। कितने स्टूडेंट सच बताना जो पूरे 31 पेपर देखता हुआ आ रहा है? मेरा भाई फायदा जरूर मिलेगा, वो आपकी मर्जी है। मैं आप खुद को पता लग रहा होगा कि अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गए। जी हां, क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर जो स्टूडेंट लगातार पेपर कर रहा होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर का पता लग जाएगा आपको दोस्तों। तो यही प्रैक्टिस का सबसे बड़ा खेल है। क्षत्रिय रामचरण राजपूत जी मुझे लग रहा है बीच में आया है भाई। जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित राशियों में से कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, गेट लगा दो बेटा। हाँ, देखिए दोस्तों, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो कौन सी राशि है जो स्थिर? देखिए दोस्तों, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो सुनो मेरी बात, जैसे ये कोई पिंड है, अगर ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो मेरे भाई इसका जी का मान नियत रह सकता है, द्रव्यमान नियत रहेगा, गति के दौरान इसका त्वरण निश्चित हो सकता है। लेकिन अगर एक चीज बदलेगी तो वो है, अरे यार ये मैंने दूरी, अगर आप किसी भी वस्तु को छोड़ रहे हो, अगर वो वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो वो कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगी, कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगी। इस क्वेश्चन का जवाब इन लोगों ने ए सही किया है। दिलराज भाई बहुत बढ़िया, दयाराम महावर जी, श्रीमन भाई बहुत बढ़िया। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल, प्यारे विद्यार्थियों एक बात सुनिए, ये वस्तु है, हम इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लगता है, तो ये वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंकी गई है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंकी गई है। तो गुरुत्वाकर्षण बल गति की दिशा से स्वतंत्र, गति की दिशा के विपरीत होगा। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। जब किसी वस्तु को हम पृथ्वी सतह से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा नीचे और वस्तु फेंकी गई है ऊपर, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन, गलत लाइन छांटनी है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, गलत लाइन छांटनी है। क्वेश्चन नंबर 14 भैया, यीस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र। जी हां सही है प्यारे विद्यार्थियों, यीस्ट में और हाइड्रा में मुकुल विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लिस्मानिया में द्विखंडन
एक निर्धारित तल से होता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा एक साथ कहीं कहीं सही है, कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम में द्विखंडन द्वारा एक साथ कहीं संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक अमीबा में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जी हां, किसी भी तल से हो सकता है। ऐसा ही लिस्मानिया में होता है। लिस्मानिया के अंदर भी द्विखंडन निर्धारित तल से नहीं होता। नहीं मेरे भाई, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन ही तो होता है। बात ये चल रही है प्लाज्मोडियम द्विखंडन द्वारा एक साथ कहीं संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये लाइन सही है। एनसीईआरटी दिखा दूं? ये कह रहा है लिस्मानिया जो कि एक कोष के जीव होता है, लिस्मानिया एक कोष के जीव है मेरे भाई। इसमें द्विखंडन ही चलता है, लेकिन मेरे भाई ये निर्धारित तल से नहीं होता है, किसी भी तल से हो जाता है। एक बार एनसीईआरटी खोलिए। देखो एक छोटी सी बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये जो अलैंगिक जनन है ना, अलैंगिक जनन, इसका पेज बिल्कुल ऐसे पढ़ना, एकदम हाथ लगा के। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको चाहो तो मैं पेज ऐड कर देता हूं यहां पर। ये अलैंगिक जनन वाला जो पेज है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैंने आपको बहुत सारे पेज डाले हैं। बेटा रुक जाओ। तो यहां पर मैंने अलैंगिक जनन का पेज भी डाला हुआ है। दोस्तों ये तो प्लाज्मोडियम का चित्र है, इसका पेज लगा दूंगा मैं। प्लाज्मोडियम का चित्र है ये। तो इनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई साहब बैठ के ठंडे दिमाग के साथ। बेटा रुको, है ना। इसमें देखो ये तीन 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 चीजें तो यहां लगी हुई है। मैं पेज लगा रहा हूं, इसका पेज लगा देता हूं। आपको ये पढ़ना पड़ेगा एक बार एनसीईआरटी से। ये पेज है ना, ये अलैंगिक जनन वाला। मैं दो पेजों के लिए आपसे बार बार कहता हुआ चल रहा हूं कि दो पेज है। एक तो ये वाला पेज है अलैंगिक जनन वाला, और एक है, बेटे बाहर आओ, चलो इधर आओ, चलो। देखो बात को समझना। देखो एक तो लाइन यहां लिखी है, यिष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। एक तो ये लाइन सही है। इसके अलावा ये लाइन तो सही है जो कि किसके ऊपर लिखी हुई थी, यिष्ट के ऊपर लिखी हुई थी। अब इसका एक पेज पीछे है, वो पेज भी मैं लगा दूंगा। तो उसमें आपका लिस्मानिया एक कोष के जीवों का वर्णन दे रखा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है प्लाजिया में बहुविखंडन होता है, लेकिन वो बहुविखंडन जो है, यहां पे इसकी लाइन जो है वो थोड़ा सा आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका एक पेज और लगा देता हूं, इसकी थोड़ी सी भाषा समझने की कोशिश करना आप। देखो मेरी बात सुनो एक मिनट। मेरे भाई आपके पास अगर एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी के अंदर, जी हां, डिटो डिटो लिखी हुई है ये लाइन। ये क्या है, दो पेज एक साथ है। तो जब आप इस पेज को पढ़ोगे ना,
जब ये पेज वाला आप पढ़ोगे, इसमें अभी नहीं है वो पेज, ये वाली जो लाइन है ना, जैसे अन्य एक कोश के जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। तो ये वाली लाइन जो है, आप जो सी वाली बात कर रहे हो कि भाई प्लाज्मोडियम में द्विखंडन, ठीक है, ये वाला शब्द यहां पे आपको गलत दिख रहा है, द्वारा एक साथ कहीं संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यहां पे द्विखंडन की जगह पर हम बहुखंडन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये वाली लाइन एकदम गलत लिखी है। लिस्मानिया में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, ये गलत है, किसी भी तल से हो सकता है, तो ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तन के नियमों में से एक के अनुसार किरण रिक्त स्थान, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों से पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अपवर्तन के नियम की बात हो रही है, ये हमारा अभिलंब है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण है। ये हमारी अपवर्तित किरण है। दोस्तों, आपने अपवर्तन के दो नियम पढ़े होंगे, एक तो इन किरणों का नियम है और एक हमारे पास में स्नेल का नियम है। तो इस क्वेश्चन की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है आपतित किरण से। दोस्तों, यहां से शुरू हो रही है, अपवर्तन के नियमों में से एक के अनुसार, नियम नंबर 1 समझ लो, के अनुसार आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी। यहां पर शुरुआत जो है वो आपतित किरण के साथ करनी थी। भाई, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये नियम नंबर 1 था इसका। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी कक्षा 9वीं के पहले चैप्टर से लिया है। कहते हैं पदार्थ के जो कण होते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसके अंदर जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं। जी हां, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, सही है। इनके आकार में बहुत बड़े होते हैं, नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं, जिनको आप परमाणु कह सकते हैं, ये आकार में बहुत बड़े नहीं होते, आकार में बहुत छोटे होते हैं और इनके बीच में आकर्षण गुण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, जी हां, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, ये एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तीनों लाइन सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मानिया के कारण होता है? हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपकी टच में नहीं हो, आपने रोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, लिस्मानिया की वजह से जो रोग होता है उस रोग का नाम है काला आजार। काला आजार लिस्मानिया की वजह से होने वाला रोग है काला आजार। प्यारे विद्यार्थियों, आपने वायरस जनित रोग पढ़े होंगे, बैक्टीरिया जनित रोग पढ़े होंगे, कवक जनित रोग पढ़े होंगे। ये कैसा रोग है? ये है प्यारे विद्यार्थियों, कैसा रोग? ये है प्रोटोजोआ जनित रोग है, काला आजार। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है काला आजार, जो कि लिस्मानिया की वजह से होता है। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक पिंड को, ये कोई पिंड है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर से दोबारा से, फिर दोबारा नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिर जाता है। यहीं से फेंका, यहीं गिर गया आके। प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा तय की गई दूरी 5 मीटर गया था, 5 मीटर वापस आ गया, तय की गई दूरी तो 10 मीटर होगी, लेकिन विस्थापन जो है वो 0 होगा। मेरा भाई, विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि जहां से फेंकी थी वहीं वापस आ गई। तो पहले क्या पूछ रहा है? विस्थापन। इसका विस्थापन होगा 0, विस्थापन होगा 0 और दूरी होगी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डी जाएगा।
मेरे भाई दूरी तो 10 मीटर हो गई। भैया 14वां क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उसमें सही कराया है। लिस्मानिया में अलैंगिक जनन होता है। एक कोष के जीव है वो किसी भी तल से हो सकता है, निश्चित तल से नहीं होता है। उर्दीप भाई मैंने आपका वो क्वेश्चन थोड़ा सही कर दिया है, उसका उत्तर लिस्मानिया ही जाएगा। लिस्मानिया में अलैंगिक जनन होता है, वो किसी भी तल से हो सकता है, निश्चित तल से नहीं होता है, वो मैंने सही कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता? शायद चौथी बार रिपीट हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प जो है ये कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है, चौथी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? जो भाई लगातार पेपर कर रहा है ना उसको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, सही है। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के समान होता है, नहीं। परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होते हैं। भाई साहब क्वेश्चन यहां पे ये गलत हो जाएगा, 1 और 3 पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चेक करो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 को। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो परिनालिका होती है इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ये एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। परिनालिका के चारों ओर बाहर चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करता है, एक समान दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के जैसा होता है। मतलब एक जैसा नहीं होता है, जैसे दंड चुंबक है तो इसमें ये एन है ये एस है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बल रेखा थोड़ी दूर दूर है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। परिनालिका में भी ऐसा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। 20 नंबर 21, निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग जय हो, ऐसा क्वेश्चन वर्षों में पहली बार दिखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन वर्षों में पहली बार दिखा है मेरे भाई। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? आमाशय होता है। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी को खो देते हैं, इसको बोलते हैं बाष्पो उत्सर्जन। दोस्तों जब पानी पत्तियों के अंदर या पौधों के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये पत्तियों से पानी का निष्कासन करते रहते हैं, इसको बोलते हैं बाष्पो उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 23, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। ये दो पिंड है और इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक पिंड का द्रव्यमान उसके प्रारंभिक मान का 4 गुना कर दिया जाए। दोस्तों जैसे इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, बोल रहे किसी एक का द्रव्यमान 4 गुना कर दे। अगर इसका द्रव्यमान कितना गुना कर देता हूं? 4 गुना, 4m कर रहा हूं। इसका द्रव्यमान 4 गुना कर दूंगा तो बीच का कुल गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एक द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया, 4m1 इंटू m2, तो दोस्तों कुल बल जो है वो पहले की बजाय कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4m 4 गुना हो जाएगा।
अगर दोनों का 4-4 गुना कर देते तो मेरा भाई सुनो, अगर मैं पहले का द्रव्यमान 4 गुना, इसका भी द्रव्यमान 4 गुना कर देता तो उत्तर 16 गुना हो जाता, उत्तर 16 गुना हो जाता दोस्तों। इसमें एक का द्रव्यमान 4 गुना किया है, एक का 4 गुना किया है, तो वो आपका द्रव्यमान कुल का कितना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान पूछा जा रहा है। द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के हम द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन 13 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे कुल द्रव्यमान जो है वो 27 यूनिफाइड हो जाएगा। कुल द्रव्यमान 27 यूनिफाइड हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन का गुणधर्म नहीं है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, विलयन, विलेय, विलाया, कोलाइडी विलयन। मेरे भाई विलयन का गुणधर्म नहीं है, ध्यान से सुनिए। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, फैलाते नहीं है प्रकाश को, ठीक है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। निस्यंदन के द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है। विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 25 विलयन के ऊपर है। मेरे भाई, जो विलयन होता है उसके कणों को हम छानन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, सी आंसर है, क्योंकि ये लाइन गलत लाइन पूछ रहा है, गलत लाइन पूछी जा रही है दोस्तों, गलत लाइन पूछी जा रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार आप टेलीग्राम पे जो मैंने पेज डाले हैं, इन पेजों को आप इकट्ठा कर लीजिए। ये हमारा विलयन है। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, इनका व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, आंखों से नहीं देख सकते। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, और छानने वाली विधि से विलेय कणों को विलयन से पृथक नहीं कर सकते। छानन विधि के द्वारा हम इनको फिल्टर नहीं कर सकते। छान के इनको, विलयन के अंदर दो चीज होती है, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमने नमक के अंदर नमक और पानी का विलयन बना लिया घोल, तो अब आप इसमें से छान के नमक को अलग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर, विद्युत धारा वह कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब, प्यारे विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से ये इधर उधर करके सेट किया है। मेरे भाई, एक लाइन याद करो, फेरों की संख्या बढ़ाकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। भाई, ये हमारी परिनालिका है, इसमें जैसे जैसे फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। धारा का मान बढ़ाकर भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ेगा? कुंडली में फेरों की संख्या कम करके नहीं, अगर फेरों की संख्या कम कर दी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। कुंडली, कोई कुंडली को दूर चला जाता है? नहीं। कुंडली में प्रवाहित धारा कम करके अगर धारा कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम हो जाएगा। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर, जी हां दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के मान को आप कैसे कैसे बढ़ा सकते हो। नंबर 1, अगर आप फेरों की संख्या, भैया 2 लाइन तो अच्छे से याद कर लो, फेरों की संख्या बढ़ाकर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, धारा के मान को बढ़ाकर भी हम चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम कर रहे हैं 2024 के 64 पेपरों का सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी थोड़े लेट जुड़े हैं, आपको बता दूं 2024 के नए पेपर हैं। मेरे पास टोटल 62 पेपर है, और इन 62 पेपरों का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। और अब तक हम कर चुके हैं कुल मिलाकर कितने पेपर? आज हमारा पेपर नंबर ये 31 में चल रहा है दोस्तों। ये पेपर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है,
जिसमें कुल मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाते एक पेपर के अंदर। जितने भी भाई नए हैं मैं आपको बता दूं, 30 पेपर में करा चुका हूं। इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको जब भी समय मिल जाए आप देख लेना। जैसे ये पेपर पूरे होंगे, ग्रुप डी 2022 के 99 पेपर फिर से कराए जाएंगे। जी हां, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। उसके बाद अगर परीक्षा की डेट हमें मिल जाती है तो डावरा सर के द्वारा बनाए गए 100 पेपर अलग से कराए जाएंगे। हाथ से बनाए गए मेरे भाई 100 पेपर आपको अलग से कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। और जिसको भी विज्ञान पढ़नी है, समय है, अभी भी कह रहा हूं मेरे भाई, समय है, अभी भी आपके पास वक्त है कि एक बार आप साइंस को पढ़ लो। अगर आप साइंस भूल गए हो तो विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा आपको। और अभी ऑफर चल रहा है, कुछ भी मानिए, मात्र 299 में आप साइंस लाइव भी पढ़ोगे। उसके साथ साथ आपको पूरा विज्ञान हम रिकॉर्डेड भी उसमें डाल चुके हैं। कोई सा भी वीडियो कभी भी पढ़िए, कितने भी घंटे पढ़िए दिन में, वो आपकी जिम्मेदारी है। बाकी की रही नोट्सों की बात, या तो आप खुद बना लो मेरे भाई, और अगर खुद नहीं बना सकते तो बायोलॉजी की किताब अलग है, हाथ से लिखी गई है। अगर किसी को रिव्यू देखना है तो ये हमारे 2 नंबर है, आप इन पे मैसेज करके इस बुक का रिव्यू देख सकते हो। अगर कोई ये कह दे गुरुजी मुझे तो 10-20 पन्ने देखने हैं तो दिखा देंगे। और ये मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की हाथ से लिखी गई किताब है। इस क्लास से पहले के पेपर आपको बता रहा हूं मेरे भाई, चेतराम सैनी जी, हमारा डावरा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम पूरे पेपरों को अपलोड कर रहे हैं। तो आप वहां से जाकर आप आराम से पूरे पेपरों को देख सकते हैं। भैया मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना हो सकता है एक ही नाम बार बार पुकारा जाएगा जिसका नाम है प्रैक्टिस। करनी पड़ेगी भाई। जीवन में 2 काम कर लेना, हो जाए तो बाकी तुम्हारी मर्जी है। काम नंबर 1, 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी को ऐसे नहीं पढ़ा गया तो तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है, कभी भी धोखा हो सकता है। ऐसे पढ़नी पड़ेगी। 1 करोड़ लोग एग्जाम देने जा रहे रेलवे का, 1 करोड़ लोग मेरे भाई, 1 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही तो लोगों को नौकरी मिलनी है। आपसे बार बार एक लाइन बोलता हुआ जा रहा हूं, एनसीईआरटी 9वीं 10वीं ऐसे पढ़ लो, एक एक लाइन। मैं तो कह रहा हूं खोल के पढ़ लो एनसीईआरटी, है ना, वो हम करा रहे हैं। हमने हमारी किताबें हम आपको भिजवा दे रहे हैं, किताब आपको भिजवा दे रहे हैं, और एनसीईआरटी खोल खोल के पढ़ाना, उसकी एक एक लाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरा भाई अभी बैच मात्र 299 रुपए में दे रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट। जी हां, 299 रुपए में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है, बताओ किस किसने लाइव क्लास ली है दोस्तों। आज आज की लाइव क्लास किसने ली है मेरे भाई। 100 जितने भाई लाइव है, आज मैं बता दूं आज की लाइव क्लास का क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्वेश्चन है, ये करा देंगे। सुनिए, पृथ्वी की भू परपट्टी में धातु के अयस्क किस रूप में मौजूद है। दोस्तों आपको मैं बताऊं, यह क्वेश्चन इन्होंने उठाया है कार्बन और कार्बन के यौगिक। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारी भू परपट्टी के अंदर पृथ्वी से लगभग नीचे 30 से 70 किलोमीटर नीचे की बात हो रही है, तो हमारी भू परपट्टी में कार्बन जो है 0.02% होता है। किस रूप में, तो कार्बन जो है कार्बोनेट के रूप में यहां पर मौजूद है। हमारी भू परपट्टी में जो कार्बन है कार्बोनेट के रूप में मिल जाएगा, इसके अलावा सल्फाइड के रूप में मिल जाएगा, ये अयस्क है। और इसके अलावा ये जो अयस्क है ये आपको ऑक्साइड के रूप में मिल जाएंगे। मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि हमारी भू परपट्टी के अंदर जो अयस्कों की बात हो रही है, प्लीज अयस्कों की बात हो रही है, तो कल आपको हमने बताया था कि जिंक के अयस्क होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड। जैसे जिंक के 3 अयस्क है,
मेरे भाई इन्हीं पर लगती है कौन सी विधि, याद करो। अगर मेरे भाई यहां पे कार्बोनेट अयस्क है तो यहां पे विधि काम करती है निस्तापन विधि। निस्तापन विधि के द्वारा हम धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। यहां पे काम करती है भर्जन विधि। भर्जन विधि पर प्यारे विद्यार्थियों दो अंतर है। ये जो क्रिया है निस्तापन जो क्रिया है ये सीमित वायु की उपस्थिति में होता है। निस्तापन, दो शब्द है निस्तापन और भर्जन। इनको एक बार चेक कर लीजिए दोनों को। हा, निस्तापन जो शब्द है, निस्तापन जो शब्द है वो सीमित वायु में, सीमित एक शब्द लेना पड़ेगा। निस्तापन जो क्रिया होती है यहां पर एक शब्द जरूर बोलना काम का शब्द है। सीमित वायु की उपस्थिति में एक क्रिया होती है उच्च ताप पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये मेरे भाई। आपने दो तीन शब्द सुने होंगे, एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन, एक होता है गेंग। गेंग नाम सुना है? गेंग, ये शब्द किसने सुना? और एक शब्द है एनोड पंख। ये एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के तीसरे चैप्टर में ये शब्द। निस्तापन ये कार्बोनेट अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। भर्जन ये सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में लेते हैं। गेंग क्या है? गेंग क्या है? अयस्कों में अशुद्धि जो होती है मेरे भाई, अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसको बोलते हैं, अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है उसको बोलते हैं गेंग। और ये एनोड पंख शायद अभी कल परसों बताया था। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम कॉपर का परिष्करण करते हैं, कॉपर, शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों हम एक कैथोड और एनोड बनाते हैं, तो कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है जो विद्युत अपघट के अंदर नहीं घुलती है, वो एनोड के नीचे आके जमा हो जाती है, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर का क्वेश्चन, किसी अपतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण, ये अपतल दर्पण है, ये इसका पोल है, ये मुख्य फोकस है। भैया क्वेश्चन ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अगर कोई प्रकाश फोकस से जाता है तो वो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। टकराने के बाद, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है। ये एक नियम है, ये नियम है दोस्तों। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से जाएगी तो वो टकरा के सी से ही वापस जाती है, सी से आएगी सी से ही वापस चली जाएगी। ये परावर्तन के नियम में ही आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, ग्लूकोज बन जाता है। तो कह रहा है ये ग्लूकोज का करते क्या है? पेड़ पौधे ग्लूकोज का करते क्या है? उससे उनको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। देखिए, पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और शेष बचे ग्लूकोज को, शेष को स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। पहली लाइन बहुत अच्छी है प्यारे विद्यार्थियों। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ग्लूकोज बनेगा, एक तो उस ग्लूकोज से वो ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। शेष बचा ग्लूकोज, प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा जब ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां आपस में मिल जाती है तो ग्लूकोज की इकाइयां जब आपस में मिलती है तो स्टार्च बनता है। पेड़ पौधों का संचित भोजन होता है स्टार्च। पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहते हैं? स्टार्च को कहते हैं। जो भी ग्लूकोज बचता है उसको स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं। ऐसे ही जीव जंतुओं का संचित भोजन क्या है? ग्लाइकोजन। जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन है दोस्तों, जबकि पेड़ पौधों का संचित भोजन स्टार्च या मंड कहलाता है। दयाराम जी, लाइव क्लास एक भी दिन नहीं रुकी है। एक बार आप हमारी टीम से बात कर लेना कल। भाई लगातार क्लासें चल रही है, आज नया टॉपिक शुरू भी हुआ है। ऐसे हो ही नहीं सकता मेरे भाई। 60,000 बच्चों की क्लास चल रही है। जी हां, एप्लीकेशन के ऊपर।
बता दूंगा किसी दिन आपको। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जीव का हृदय 3 कोष्ठीय होता है? कल ही तो आया था ये क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, उभयचर, मेंढक और इधर से रेप्टाइल्स। मेंढक और रेप्टाइल्स, मेंढक तो आते उभयचर में, और रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव जो होते हैं उनका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। लेकिन ध्यान रखना, मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल जो कि रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जीव है, उनका हृदय मेरे भाई 4 कोष्ठीय होता है। ध्यान रखना, मगरमच्छ और घड़ियाल का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ और घड़ियाल का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। दिए गए विकल्पों में से द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो भैया अभी तो बात हो रही थी सरसों। सरसों जो है वो द्विलिंगी होता है। एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एल्कीनो का समझाते? बढ़िया क्वेश्चन है, कौन देगा इसका जवाब? नंबर लगा के जवाब देना कि सर 32वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब ये है। बेटा पानी लेके आ, भग के जाओ, पानी लेके आओ, जाओ जाओ जाओ, बस थोड़ा सा और बच रहा है बेटा, पानी लेके आओ, जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लाइव लिया है चाहे रिकॉर्ड लिया है, एक बार बात कर लेना, सब लाइव पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या जवाब आ रहा है? सबका जवाब बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया। देखो, आप खुद देखो, अपने अपने जवाब देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। मैं तो कह रहा हूं कि इनका पहला पहला सदस्य पकड़ लो दोस्तों। हाँ भाई, मेरे भाइयों, आपसे एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं, देख लो। इनका पहला पहला सदस्य पकड़ लीजिए। मेथेन एल्केन समूह का पहला सदस्य है, ठीक है। C2H4 एल्कीन समूह का पहला सदस्य, और C2H2 एल्काइन समूह का पहला पहला सदस्य पकड़ लीजिए। पहला पहला सदस्य पकड़ लीजिए, ये हमारा मेथेन है, ये एल्केन समूह का पहला सदस्य है। ये एल्कीन समूह का पहला सदस्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एथीन, और ये है एथाइन। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी जाति में जाना है, एक CH2 जोड़ते जाइए। तो अभी जो बात हो रही है ना, वो हो रही है एल्कीन, एल्कीन समूह की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये डबल वाले की बात, इसका एक सीधा सा फंडा है, डबल चलते हैं, कार्बन का डबल चलेगा हाइड्रोजन, कार्बन का डबल चलता है हाइड्रोजन, कार्बन का डबल चलता हाइड्रोजन। ये एक ही जाति के लोग हो गए। चेक करो एक बार, एल्कीनो, एल्केन, एल्कीन, एल्कीनो का 3 6 4 8, 3 6 4 8, इधर से 3 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। भैया इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। यहां पर ऐसे चलते, एक कार्बन बढ़ा लेते, 2 हाइड्रोजन बढ़ा लेते, एक कार्बन बढ़ाया जाता है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाया जाता है, एक कार्बन बढ़ाया जाता है, 2 अगला सदस्य लाने के लिए, ये एक जाति के सदस्य कहे जाते हैं। यहां पर एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक कार्बन बढ़ाओ, 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए दोस्तों।
एक ही जाति के सदस्यों में जब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH2 का अंतर चलता है। किसका अंतर चलता है? CH2 का। और भैया कभी कभी वजन में पूछ लेते हैं, तो वजन में 14 का अंतर चलता है। एक सदस्य जब हम दूसरे सदस्य पे जाते हैं तो इनके द्रव्यमानों में 14 का अंतर चलता है दोस्तों। सर ये पेपर मेरे शिफ्ट में आया था। हाँ आप ही के है किसी ना किसी के भाई। हाँ भाई लाला भाई बहुत बढ़िया, जितेंद्र भाई, शंकर सैनी जी अलवर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का एक विशिष्ट गुण है? अम्ल, एमेल, अमल, नीले, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते। सही लग रही है बात, तो बढ़िया बात है, पहली बात ही सही लग रही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अच्छी बात है। अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अम्ल प्यारे विद्यार्थियों, अम्ल का जो पीएच का मान रहता है वो 0 से 6.9 तक रहता है। 7 मत बोलना, 6.9 तक होता है, ठीक है ना। अम्लों की पहचान है ये। उदासीन विलयन का पीएच का मान प्यारे विद्यार्थियों 0 से 6.9 अगर पीएच आ रहा है तो ये अम्ल की रेंज में जाता है। अगर किसी का पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन विलयन कहलाता है। और अगर पीएच का मान 7.1 से 14 तक चल रहा है तो वो क्षारीय कहलाता है। मेरे भैया उदासीन अम्ल में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, यहां पर OH माइनस आयन ज्यादा होते हैं, और यहां पर H प्लस और OH माइनस आयन बराबर होते हैं। ऐसे विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। डिस्टिल वाटर प्यारे विद्यार्थियों आसूत जल जो है और साथ में बरसात के पानी को भी शुद्ध माना गया है अगर वो एसिड रेन नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एसिड रेन का पीएच का मान कितना होता है। एसिड रेन का पीएच का मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एसिड रेन का पीएच का मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। दोस्तों दुनिया भर के प्रैक्टिस पेपर कर लो। दो चीज, एक तो 2022 वाले पेपर कर लो, और अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 2018 के 135 पेपर, ग्रुप डी 2018 135 पेपर कराए थे, और ग्रुप डी 2022 के 99 पेपर। मेरे भाई कर लो जितना कर सकते हो उतना पेपर। दोस्तों एसिड रेन का जो पीएच का मान है वो लगभग 5.6 से क्या होता है? कम होता है। 5.6 से क्या होता है? कम होता है। हमारा शरीर किस पीएच रेंज पर काम करता है? फिर से एक बार जवाब दीजिए आंसर बदलकर। मानव शरीर किस पीएच परास पर काम करता है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए बोल रहा हूं। मानव शरीर किस पीएच परास पे काम कर रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। मानव शरीर किस पीएच परास पे काम करता है? जल्दी से कमेंट कर दो। मानव शरीर किस पीएच परास पे काम करता है? मानव शरीर किस पीएच परास पे काम करता है दोस्तों? जी हां, सही एक्यूरेट जवाब होगा कि मानव शरीर जो है 7.47 से, सॉरी 7.0 से 7.8 दे रखा है। सही है तो सही लिखो। मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पे काम करता है। अगला क्वेश्चन आप ही से पूछता हूं, उसका भी जवाब दे दीजिए। जब मुख का पीएच का मान, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब मुख का पीएच का मान, मुंह का पीएच का मान कितने से कम होने पर, मुख का पीएच का मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है? सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे भाई। दांतों का पीएच का मान कितने से, मुंह का पीएच का मान कितने से कम होता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है? एनसीईआरटी कक्षा दूसरे नंबर के पाठ है, कक्षा 10 में। मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम, 5.5 से कम होने पर
मुंह का पीएच का मान एक्यूरेट 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। दोस्तों ये शब्द हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए कार्य का सूत्र क्या है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, या फिर कार्य को हम एफ एस cos थीटा से भी लिख सकते हैं। बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। 36 नंबर, शीर्षास्थ विभुता, रिपीट हो रहे क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, पौधों के तना और जड़, तना और जड़, तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है शीर्षस्थ विभुतक, जो पौधे की लंबाई में वृद्धि करवाता है। शीर्षस्थ विभुतक जो कि पौधे की तने की और जड़ दोनों, तने के टिप पर और जड़ के टिप पर, प्यारे विद्यार्थियों, शीर्षस्थ विभुतक पाया जाता है। यही वो लक्षण है जो पौधे की लंबाई के लिए जिम्मेदार है। साथ के साथ बता दूं, यहां पर होता है पार्श्वीय विभुतक। ये क्या करता है? पार्श्वीय विभुतक, इसका काम है तने की मोटाई में वृद्धि करवाना। तने की मोटाई में वृद्धि करवाना ये पार्श्वीय विभुतक का काम है। पार्श्वीय विभुतक का काम है। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप, तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होता है? क्या टूटेगा? क्या टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। क्या टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। किसको गर्म करने पर? राकेश कुमार भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट भी किया करो। जिस टीचर के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, हल्की सी सपोर्ट उसको लगा दिया करो। इतने सारे इंस्टाग्राम चलाते हो, एक छोटी सी वीडियो डाली होती, हमारा भी आपके साथ साथ चल जाता चीजें। प्यारे विद्यार्थियों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है। दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया है। अपघटन बोल दो, अपघटन बोल दो, या वियोजन अभिक्रिया बोल दीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुक्त अवस्था में पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब लगभग शुद्ध रूप में सीधी प्राप्त होती है सोना और चांदी। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे इतना सा पूछता हूं, ये जो हमारी क्रियाशीलता का जो घटता हुआ क्रम है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील वाली धातु कौन सी है? ये क्रम याद कर लेना। पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील वाली धातु है। इसके नीचे कौन आता है? सोडियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एफी, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर। इसके जस्ट नीचे मरकरी आता है। कभी कभी यहां में गड़बड़ी हो जाए, ध्यान रखना। इसके बाद चांदी, इसके बाद सोना। यह है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। जरूर लिख लेना, जरूर लिख लेना, हमेशा काम आएगा। 39, कार्बन में, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता पाई जाती है। दोस्तों इस गुण को क्या कहते हैं? अब मुझे ईमानदारी के साथ बताना कि ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास में किस किस ने पढ़ा है। जो एक मेरा लाइव बैच चल रहा है शाम को 6 से 7, एक साइंस का लाइव बैच चल रहा है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी की किताब का चल रहा है, किताब पढ़ाई जा रही है वहां पर। एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th दोनों की एनसीईआरटी की किताब पढ़ाई जा रही है। एक लाइव बैच चला रखा है जिसमें 9वीं 10वीं की किताब पढ़ाई जा रही है।
सच बताना, ये आज ही का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, इसका एक छोटा सा पीडीएफ में बता देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जब कार्बन 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 आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास पीपीटीओ का काम कम है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, हमारे काम पीपीटीओ का काम जो है हमारे पास कम है। ज्यादातर जो हमारा वर्क रहता है वो मेनली चीजों को हम बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा हमारा काम है। जो भी साइंस हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी तो काम में लेते हैं, लेकिन सच्चता यह है कि हमने साइंस को जहां भी पढ़ाया ना, ऐसे हाथ से लिख के पढ़ाया है। जी हाँ मेरे भाई, पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग पीपीटी खोल के पढ़ाते हैं। तो भाई हम 100% पीपीटी का यूज तो खैर नहीं करते हैं, कभी भी न किया न करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हम इस तरह से चीजों को लिख के आपको वहां पे समझाते हैं। आज ये टॉपिक शुरू किया है, ये कुछ कार्बन की हमने विशेषता लिखी है। ये कार्बन की कुछ विशेषता है, कार्बन की संरचना के बारे में है। और मेरे भाई ये आज का क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी अशाखित शाखित चक्रीय श्रृंखला बना सकता है। कार्बन के पास तीनों प्रकार के गुण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कार्बन के पास तीनों प्रकार के गुण है कि वो अशाखित, शाखित और चक्रीय तीनों तरह की स्ट्रक्चर बना सकता है। बहुत सटीक तरह की लाइन लिखिए, ध्यान से सुनिए। कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी अशाखित शाखित चक्रीय श्रृंखला बनाता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा लाइव बैच जो चल रहा है उसमें कुछ इस तरह से हम विज्ञान पढ़ाते हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। ये आज का क्वेश्चन नंबर 40। गेहूं में गुलेटिन खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? खंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? केवल एक कोष के जीवों में, बहुकोष के जीवों में, सरल काय में संगठित बहुकोष के जीवों में, केवल जटिल काय संगठित बहुकोष के जीवों में। यह था आज का क्वेश्चन नंबर 40। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या है आपका? खंडन विधि कहां लगती है? खंडन विधि कहां लगती है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। कहां लगती है खंडन विधि? हाँ भाई साहब, देखो मैं आपको इसका एक फोटो भेजता हूं खंडन विधि का। एक मिनट, एक मिनट बस, एक फोटो भेज रहा हूं। आप खुद देखना, आपको पता लग जाएगा कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, एक मिनट देखो, एक मिनट देखो। मैं तो बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, या तो बड़ी सतर्कता से पढ़ना। देखो अभी ये किताब का ही एक फोटो वापस से भेज रहा हूं मैं। एक मिनट बस, लास्ट मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए दोस्तों, बात हो रही है खंडन विधि की, थोड़ा सा समय दे दो बस, एक मिनट मुझे दे दो, तो शायद मैं आपको। दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक विधि है जिसका नाम है खंडन विधि। एनसीईआरटी कक्षा 10 में एक विधि है खंडन विधि। अब थोड़ा सा तो रुकिए एक बार,
अब यहां पे आप एक बार इसको पढ़िए, खंडन विधि में लिखा क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, खंडन विधि में कुछ लाइनें हैं, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा देख लो अगर समय होता है आपके पास। सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में, ओ हो, सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करके नए जीव को विकसित हो जाते हैं और ये खंडन का ही वो है। परंतु यह सभी बहुकोश के जीवों के लिए सत्य नहीं है। ये वे सरल रूप से कोशिका कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं, वो बाद की बात है। अभी जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि खंडन विधि किस पर लगती है। सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में, सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में। मेरे भाई इन शब्दों को पकड़िए और आपका एक क्वेश्चन देखिए, खंडन विधि कहां लगती है। खंडन विधि कहां लगती है, सरल। देखिए अब इन्होंने ये जो शब्द लिखा है ना, ये सरल, ये काय का मतलब है शरीर में संगठित बहुकोश के जीवों में। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है वी। देखिए ये उत्तर गलत है। ये कितनी गहराई वाली बात है। सभी बहुकोश के जीवों में, ध्यान से सुनना मेरा भाई, सभी बहुकोश के जीवों में नहीं। देखिए क्या लिखा है, परंतु यह खंडन विधि की बात हो रही है, खंडन विधि की बात हो रही है, यह सभी बहुकोश के जीवों पर सत्य नहीं है। खंडन विधि सभी बहुकोश के जीवों पर लागू नहीं होती है। मेरे भाई आपसे फिर एक बार कह रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, पढ़ तो रहे हो, लेकिन आज फिर कह के जा रहा हूं, या तो एनसीईआरटी की किताबों को ऐसे पढ़ लेना बड़ी ईमानदारी से, नहीं तो मेरा भाई पता भी नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाई साहब यहां तो बोल दिया कि खंडन विधि किस पर लागू होती है। नंबर एक, सरल संरचना वाले बहुकोश के जीवों में, ठीक है, खंडन विधि लगती है। उदाहरण दे रखा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये जो खंडन विधि है ये सभी बहुकोश के जीवों पर लागू नहीं होती है। तो ये थी मेरे दोस्त आज की क्लास, कैसी रही थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सही है, चेक करवा दूं। चलिए एक भाई क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कह रहा है, वो चेक कर दो। अरे मेरे भगवान भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने यहां पर एक लाइन सही की है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा एक साथ कहीं संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो इसकी जगह पर मैंने शब्द सही किया, बहुखंडन किया इसको, ठीक है, इसको बहुखंडन करना पड़ेगा। फिर इसका आंसर बी है। लिस्मानिया में द्विखंडन एक निर्धारित तल में होता है, ये गलत है। पहले इसको तो इसकी जगह क्वेश्चन में बहुखंडन कर लीजिए, नहीं तो इसके उत्तर बी और सी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। जिसको भी साइंस की बुक मंगानी हो आप हमारे एप्लीकेशन डाबरा क्लासेज जयपुर से ऑर्डर कर दीजिए। किताब बिल्कुल यहां से अब बहुत अच्छे से जारी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किसी भी भाई को बुक मंगानी है तो बुक पे भी शानदार छूट चल रही है। ये नंबर है, आप इस पे ऑर्डर करा लीजिए। ये नंबर है 82 33 95 8002। आप आराम से इस पे कॉल करके, बुक पर भी छूट चल रही है, कोर्स पर भी छूट चल रही है, आप इसको ऑर्डर करवा सकते हो। ये हमारा कोर्स है दोस्तों, जो लाइव चल रहा है शाम को 6 बजे। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, ये बैच स्पेशल रेलवे के लिए, और इसमें क्या पढ़ाई जा रही है, एनसीईआरटी की किताब, इसके अलावा कुछ करा देंगे। पहले पेपर करा दूं मेरे भाई, है ना विजेश भाई, पहले पेपर करा देते हैं। और आज की क्लास कैसी रही जरूर से आप कमेंट करके बता दिया करो भाई। जब भी ये क्लासें होती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से कमेंट करके बता दिया करो कि गुरुजी आज की क्लास अच्छी थी, हमें अच्छे से समझ में आ गई, कुछ नया सीखने को मिला है। हम आपका इंतजार करेंगे, कल फिर आइए 8 बजे। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
जिसको भी विज्ञान पढ़ना है एक ही बात बोलूंगा, अभी समय है, पढ़ लो।